मेरे 11th के स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ जीओसी का 18वां वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करने की मेथड्स। पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब भी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं वो इम्प्योर होते हैं, क्योंकि उनमें साइड रिएक्शंस होती हैं। तो एक कंपाउंड के साथ साथ कई और कंपाउंड्स भी बन जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्प्योर होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्प्योर क्यों होते हैं, तो आप लिखेंगे ड्यू टू साइड रिएक्शंस। प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, यानी ये पता कैसे चलता है कि कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। तो सॉलिड है तो आप मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे, निकालोगे। लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट। ये लैब में कैलकुलेट किया जाता है। सॉलिड का तो मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करते हैं और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, अगर इम्प्योरिटीज हैं तो जितना मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उससे कम आएगा, और अगर लिक्विड है और उसमें इम्प्योरिटीज हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप डिटरमिन करो, उसको टेबल से मिलान करके देख लो कि कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। अब कंपाउंड को प्योर करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, पर अपने को केवल इतना याद रखना है कौन सी मेथड किन कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है, क्योंकि क्वेश्चन बस यही आता है कि कौन सी किस कंपाउंड के लिए ये मेथड यूज करते हैं। तो मेथड्स के नाम तो ये दिए हुए हैं: सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये हम मेथड्स काम में लेते हैं कंपाउंड्स को प्योर करने के लिए। कौन से कंपाउंड को प्योर करने के लिए कौन सी मेथड चाहिए वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंपाउंड पर और नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज पर। किस किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंपाउंड एंड नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज पर। पहली मेथड है सब्लिमेशन। आपने ये तो पढ़ रखा है कि कुछ कंपाउंड्स सॉलिड कंपाउंड को जब हम गर्म करते हैं तो बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो सॉलिड से बिना लिक्विड में बदले सीधे वेपर में बदलते हैं उनको हम कहते हैं सब्लिमेबल कंपाउंड्स। और उनके एग्जाम्पल्स हैं आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, नैप्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासीन एक्सेट्रा। तो जब हम ऐसे कंपाउंड को प्योर करना चाहते हैं तो हम एक वाच ग्लास में कंपाउंड लेंगे। उस वाच ग्लास को रखेंगे वायर गॉज पर, लोहे की जाली पर, और जाली को रखेंगे ट्राइपॉड पर। फिर इस वाच ग्लास के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सैंपल लेकर एक फनल उल्टी रख देंगे और फनल की दीवार पर गीली कॉटन रख देंगे। तो क्या होगा, जब हम मिक्सचर को गर्म करेंगे, इम्प्योर कंपाउंड को गर्म करेंगे, तो जो सब्लिमेबल कंपाउंड है वो गर्म करने पर सॉलिड से सीधा वेपर में बदलेगा, और वो वेपर यहाँ फनल में इकट्ठी हो जाएगी। और चूंकि फनल की वॉल गीली है तो वेपर कंडेंस होकर सॉलिड बना देगी और फनल के अंदर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उस फनल को सीधा कर लेंगे और उसमें से उस सॉलिड को खुरच कर निकाल लेंगे। ये तो हुई सब्लिमेशन। अगली मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट मेथड है
क्रिस्टलाइजेशन, ये सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज की जाती है। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। तो इससे क्या होगा, जब हम इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएगा, इम्प्योरिटीज डिजॉल्व नहीं होंगी। फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे और फिर उस सॉल्यूशन को जो फिल्ट्रेट होगा उसको कंसंट्रेट करेंगे, यानी गर्म करके गाढ़ा करेंगे। जब वो कंसंट्रेट हो जाएगा उसको नाइट होल्ड के लिए रख देंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फिर सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके हटा देंगे और प्योर क्रिस्टल मिल जाएंगे। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, पहले वेपर बनाते हैं यानी वेपराइजेशन करते हैं, फिर उस वेपर को कंडेंस करते हैं। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन को मिलाकर हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ये मेथड हम तब यूज करेंगे अगर कंपाउंड तो वॉलेटाइल हो, इम्प्योरिटीज नॉन वॉलेटाइल हो। तो जब आप इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेकर गर्म करोगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी तो वेपर डिस्टिलेशन फ्लास्क से आकर कंडेंसर में जाएगी, कंडेंस होकर रिसीवर में चली जाएगी। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर को हम कंडेंस कर लेंगे और जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएंगी जो कि राउंड बॉटम वाला होता है। अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, बस इसको हम तब काम में लेते हैं जब दो लिक्विड का मिक्सचर हो और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 डिग्री 40 डिग्री का अंतर हो। तब क्या होगा, डिस्टिलेशन ही करेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क में, लेकिन डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और लगा देंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाने से क्या होगा कि जैसे डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप लिक्विड के मिक्सचर को गर्म करोगे तो दो लिक्विड हैं, दोनों की वेपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगी, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसकी वेपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से कंडेंस होकर वापस नीचे आ जाएगी और पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड की वेपर जाएगी, वो रिसीवर में इकट्ठी हो जाएगी। फिर थर्मामीटर का टेम्परेचर जब बढ़ने लगेगा हम वो रिसीवर हटा देंगे और दूसरा रिसीवर लगा लेंगे, तो दूसरे लिक्विड की वेपर कंडेंसर से होकर रिसीवर में आ जाएगी। इस तरह से जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो तब हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर पर यदि डिस्टिलेशन करेंगे ना, यानी डिस्टिलेशन फ्लास्क को वैक्यूम पंप से जोड़ देंगे तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब कम प्रेशर पर हम डिस्टिलेशन करेंगे तो लिक्विड कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही वेपर में बदल जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। उससे क्या होगा, जल्दी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड वेपर में बदल जाएगा, उसको कंडेंसर में भेजकर कंडेंस कर लेंगे। तो ये मेथड हम उन लिक्विड के लिए यूज करते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ध्यान देना, जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं उनके लिए हम कम प्रेशर पर डिस्टिलेशन करके प्योरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि प्रेशर कम करने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे वो डिकम्पोज होने से बच जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है और ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगली मेथड है स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हम तब काम में लेंगे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल हो, स्टीम में वॉलेटाइल हो और अपने बॉइलिंग पर डिकम्पोज हो जाए। क्या क्या है, पानी में इनसॉल्युबल हो, अपने बॉइलिंग पर डिकम्पोज हो जाए
और स्टीम में वॉलेटाइल हो तब हम स्टीम डिस्टिलेशन लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क जो होता है उसमें वही ऑर्गेनिक लिक्विड का मिक्सचर गर्म करेंगे और डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर वाटर की वेपर को पास करेंगे। उससे क्या होगा, लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड और वाटर की वेपर दोनों की वेपर एक साथ कंडेंसर में जाएगी और कंडेंस होकर रिसीवर में चले जाएगी। तो स्टीम की प्रेजेंस में लिक्विड अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल हो जाता है, तो जिससे वो डिकम्पोज नहीं हो पाता और अब लिक्विड और वेपर की स्टीम दोनों एक साथ रिसीवर में आते हैं कंडेंस होकर। चूंकि ऑर्गेनिक लिक्विड पानी में इनसॉल्युबल है तो 2 लेयर बन जाएंगे, उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है कि इसमें हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जो पानी में कम सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, उनको सेपरेट करेंगे। कैसे, आपने पानी में आयोडीन घुली ली और उसमें आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड दूसरा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो वाटर में इनसॉल्युबल है और आयोडीन जो है वो वाटर की बजाय कार्बन टेट्राक्लोराइड में लगभग 80 टाइम्स ज़्यादा डिजॉल्व होती है। तो इस तरह से आयोडीन पानी में से कार्बन टेट्राक्लोराइड में आ जाएगी। फिर हम उन 2 लेयर को अलग कर लेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो आयोडीन आएगी उसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड को इवेपोरेट करके हटा देंगे और आयोडीन मिल जाएगी। तो ये मेथड कहलाते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और इसको बार बार रिपीट करते हैं थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालकर। इसको बार बार रिपीट करते हैं थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालकर। तो इस तरह से आज हमने प्यूरिफिकेशन के मेथड्स कराई है और आज हम यही ख़त्म कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगली टर्न पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जीओसी 11th क्लास के 2 टॉपिक हमारे बच रहे हैं, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये हम अगली टर्न पर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।